बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ सीनियर जो है वो वकला मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं रियासत अली आज़ाद साहब, सलाहुद्दीन अहमद साहब साबिक सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और शहबाज खोसा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में जो खिचड़ी पक रही है, जो इख्तलाफात हैं जजेस के दरमियान। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए कमेटी में तब्दीली की, जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त आया, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर के 2 खतूत आए, बेंचेस में बैठने से इनकार। आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? 63A की नज़रसानी मंजूर होने के बाद हुकूमत जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो आइनी तरमीम करने जा रही है, जिस पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ होने के इम्कानात भी हैं। तो वकला की सोच है क्या सोच रहे हैं वकील, क्या सोच रहे हैं? सलाहुद्दीन अहमद साहब से पूछेंगे। सलाहुद्दीन अहमद साहब बताएं कि क्या लग रहा है आपको, सिचुएशन जो है वो किस तरफ जा रही है? क्योंकि बहुत ही टेंस हालात हैं। ऐसे लगता है कि एक पावरलेस चीफ जस्टिस जो है वो 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाने की कोशिश है। देखिए, कोशिश तो यही सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उसे तबाह कर दिया जाए और एक मातहत अदालत कायम की जाए, फेडरली कंट्रोल्ड कोर्ट बनाई जाए, जिससे फिर अपनी मर्ज़ी के सारे फैसले लिए जाएं। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आपने बात की, वो भी उसी मंसूबे की एक कड़ी है। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि वही लोग जो सारा वक्त बात करते रहे थे कि मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस की पावर डेलीगेट होनी चाहिए, ये ना सिर्फ आइनी तकाजा है बल्कि शरई तकाजा भी है। अब एक कम्प्लीटली एक नया व्यू पॉइंट आ जाए, चूँकि आप कमेटी में माइनॉरिटी में रह जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी आइनी जो असूल हैं ये उसकी खिलाफ वर्जी है। तो अभी आपसे दूसरा सवाल आपसे ही कर लेते हैं कि अभी क्या आपको लगता है कि जजेस का कोई इंटरनली कोई रिएक्शन आ सकता है या आना चाहिए या क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा क्लियर कट एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि बेशक जो भी कानून साजी हुई, मगर आइन में यही लिखा हुआ है कि रूल्स जो हैं वो बनाने का तो बहरहाल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में आर्ग्यूमेंट हो रही थी तो ये भी पॉइंट आउट किया गया था कि फुल कोर्ट बुलाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि चीफ जस्टिस ही फुल कोर्ट बनाए। फुल कोर्ट अगर बैठ के वो उस प्रोसीजर में मजीद, और रूल्स हमेशा स्ट्रक्चर ही करते हैं स्टैट्यूटरी डिस्क्रिप्शन को, तो अगर रूल्स में तरमीम कर देती है फुल कोर्ट कि ये चीफ जस्टिस की अपनी सवाबदीद नहीं होगी कि वो कौन से जज को नामजद करे, बल्कि सुप्रीम जब भी सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद हों तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वही उसी जज को नामजद करना है जो सीनियर मोस्ट हो और अवेलेबल हो, तो ये चीज़ भी कोर्ट कर सकती है। आखिरी बात एक ये 63A के हवाले से, आपको तो पता है साकिब भाई कि मैं 63A की जो तशरीह की गई थी, मैं हमेशा उसके ख़िलाफ़ था और मैं समझता हूँ गलत तशरीह की गई थी। मगर एक चीज़ उस पर सवाल उठता है कि ये जुलाई 2024 में क्यों ख्याल आया कि ये रिव्यू जो है वो पेंडिंग है? बल्कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है 12 जुलाई को और 19 जुलाई को पहली दफ़ा 63A पर। जी बिल्कुल, उसमें नेचुरली लोगों को फिर शक व शुबात बढ़ते हैं। और जहाँ तक रिव्यू की बात है, ये कहा जाता है कि पुराना केस था, तो मैं आपको अपना बता सकता हूँ, ये JPMC के केस में जहाँ 18वीं तरमीम की तशरीह की गई थी, वो 2018 से रिव्यू पेंडिंग है। साकिब निसार साहब फैसला करके गए थे, वो रिव्यू भी बिल्कुल पेंडिंग है। उसमें तो किसी को कोई जल्दी नजर नहीं आई कि ये पुराना केस है। मिलिट्री कोर्ट्स का हवाला देते हैं, मगर वो मिलिट्री कोर्ट्स तो चले फिर भी, जबकि मैं समझता हूँ वो ज्यादा अहम है क्योंकि उसमें लोग एक्चुअली जेरे हिरासत हैं। ठीक है, अपना एक ऐसा केस, ना कोई आईनी तरमीम सामने है,
ना कोई नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हुई है, ना कोई फाइनेंस बिल सामने है। 63A का तो ताल्लुक उन्हीं 3 चीजों से है ना, तो फिर अचानक उस केस में अर्जेंसी क्यों, और 2018 की जो रिव्यूज पेंडिंग है उसमें अर्जेंसी क्यों नहीं है? तो ये चीजें जज साहिबान को भी सोचनी चाहिए। रियासत अली आज़ाद साहब, आप बड़े दबंग अंदाज में हम आपकी तकरीर भी सुनते हैं, और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चंद जो है वो कदम के फासले पर है सुप्रीम कोर्ट, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। तो सलाहुद्दीन अहमद साहब ने एक रास्ता बताया है, आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि जो इतनी टेंस सिचुएशन है तो बाकी जजेस में से भी किसी को फिर फुल कोर्ट जो है वो बुलाने के हवाले से कुछ इनिशिएट कर सकते हैं या करनी चाहिए, या हाल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मैं तो हमेशा वो उस चीज़ को कभी वो ना सपोर्ट किया है कि जो आइन और कानून से बाहर हो। तो सरेदस्त तो जो आइन और कानून के मुताबिक है वो चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ही हैं, वो जैसे भी चला रहे बाय हुक और क्रोक, वो जैसे भी अपने मामलात को लेके जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, तो उसके अंदर ये प्रोवाइडेड ही नहीं है, वहाँ पे ये साइलेंट है, इसके बावजूद उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया है। लेकिन मैं अगर एक चीज़ गलत हुई तो किसी दूसरी गलत चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये है कि देखिए, मेजॉरिटी में जजेस आज सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं उन्होंने हल्फ भी लिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत, और उन्हें अपने हल्फ के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिफा भी करना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी उन्होंने करना, उनकी जिम्मेदारी है। वैसे तो बेसिकली हम कस्टोडियन है, जो 24-25 करोड़ आवाम है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हम मुहाफ़िज़ हैं, हमें इसके साथ खड़ा होना है और हमें इसको सपोर्ट करना है। तो बुनियादी तौर पे तो इन जजेस की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है और लीगल फर्टेनिटी की भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी का तल्लुक़ है साकिब भाई, तो हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बोझ नहीं है ज़मीर पे, बिल्कुल नंग धड़ंग आइन और कानून के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। एक सवाल और आपसे कि जो कमेटी है, आप लीगली बताएं कि जिसको ऑर्डिनेंस ने कमेटी का, जिसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ने कमेटी का, उसमें क्या 2 मेंबर बैठेंगे तो उसको कमेटी हम तस्वर कर सकते हैं? कानूनी बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, उस पे मेरा बिल्कुल क्लियर कट व्यू है। चूँकि देखें, लॉ रिक्वायर्ड अ थिंग टू बी डन इन दैट मैनर विच हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। हम तो अव्वल इस ऑर्डिनेंस के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आ गया, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, 89 आर्टिकल उसकी इजाजत देता है, विद मेलाफाइडी आया जस्ट टू मनूवर समथिंग which is pending in the Supreme Court and something is going in the country, so that's why ये हो तो गया। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ इन द लाइट ऑफ दैट ऑर्डिनेंस किया जा रहा है वो भी मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शहबाज खोसा साहब, आप पाकिस्तान बार काउंसिल एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वेरी सॉरी, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो शहबाज खोसा साहब हैं, उमूमी तौर पर जो हलचल मची होती है उसमें इनके जो खतूत हैं वो आते रहते हैं, ये अपना ये मौक़िफ़ बड़ा दबंग अंदाज में देते हैं। शहबाज खोसा साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, हमने माजी में देखा, चले ग्रुप्स की होती है सियासत अपनी अपनी, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ होता है, या ये जो बिल्डिंग है ये पावरलेस की जा रही है, पूरी जुडिशरी को ख़त्म किया जा रहा है, उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश होती है। तो इस पॉइंट पे कभी वो जो है वो इख्तलाफात इतने नहीं होते। अब ऐसे महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो तो हुकूमत के साथ जो है वो मिल बैठ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जी, ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइड है वकला में। मैं ये देख रहा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटिशन जो उस ज़माने में की गई, जो कि आजकल आर्ग्यू हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के सदर आर्ग्यू कर रहे हैं, इसमें कहीं प्रेयर में 63A की इन सारी चीज़ों का जिक्र ही नहीं है जो आर्ग्यू अच्छा। तो इतनी हमें आगे जाकर एक ऐसे केस में जिसमें ना हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, केस तो यही था ना जी, बिल्कुल, कि 63A के वोट डिस्कार्ड कर दिए गए और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है उनको चीफ मिनिस्ट्री से हाथ धोना पड़ा। तो अगर ये केस रिव्यू जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो हमजा शहबाज तो फिर भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। आम तौर पर आप कोर्ट कवर करते हैं ऐसे केस जब सुप्रीम कोर्ट में लगें जिसमें एक इवेंट पास्ट हो गया हो और एकेडमिक एक्सरसाइज रह गई हो, तो ये कोर्ट्स हमें कह देती हैं कि सर ये पॉइंट किसी और केस में देख लेंगे। अब बार्स में जो बातें हो रही हैं, चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपने आप को मुतनाज़ कर दिया है, इतना ज़्यादा मुतनाज़ कर दिया है कि लोग बातें कर रहे हैं इनके बारे में कि ये मेलाफाइड है सारा काम। अब एक जब चीफ जस्टिस के बारे में बार्स उनकी अपनी जहाँ से वो हैं
वो कहना शुरू कर दें कि ये आपने अभी रिप्रेजेंटेटिव्स लॉयर्स के को सुना है कि आपने बगैर किसी वजह के एक 63A का केस उठा के चला दिया, वो चीफ मिनिस्टर साहब चले गए, दूसरे उनके जो कंपेटिटर थे वो चीफ मिनिस्टर साहब भी चले गए, नए चीफ मिनिस्टर आ गए, वक्त गुजर गया, आप उस केस को आज ही लगा कर क्यों ये करना चाहते हो? अब हर बंदे की ज़बान पर यह है कि ये फैसला क्या आएगा 63A का। यही चीफ जस्टिस कहते थे, अभी न्यू ईयर पे इन्होंने कहा अपने खिताब में कि जी मुझे तो ये नहीं पता होता मेरे साथ वाले क्या फैसला करेंगे। इन्होंने अपनी मर्जी का बेंच लगा दिया। ये तो आर्टिकल 209 में इनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस बनता है और बड़ा क्लियर बनता है, और ये बातें हो रही हैं बार में कि क्योंकि इन्होंने अपनी ऊपर काउंसिल इनकी अपनी है, इसलिए इस वक्त रेफरेंस भेजने का फ़ायदा नहीं है। मगर ये सब वकील, इन्होंने खुद ही रास्ता खोला हुआ है कि ये रिटायर्ड जजेस का भी एहतसाब हो सकता है। तो अगर रिटायर्ड जजेस का एहतसाब भी हो सकता है तो मेरा ख्याल है कि कादी साहब का भी एहतसाब ये बारों की ज़बान पे ज़द-ए-आम है कि ये 63A का फ़ैसला इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग को जुडिशल कवर दे सकें और इसके तहत वोट की खरीदो फरोख्त हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको बदनुमा धब्बा होगी हमारी हिस्ट्री पे, वो पास हो जाए और उसके नतीजे में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि शायद पता नहीं ये इधर बना रहे हैं गार्डन में कि किधर बना रहे हैं, उसके ये सरबराह बन जाएं। ये सारी बार इस पर इनको कंडेम कर रही हैं। पता नहीं इनको आवाज़ लोगों की, शायद इन्होंने वही ऐनक पहनी हुई है जो मुशर्रफ साहब कहते थे कि मैं खिड़की खोल के देख रहा हूँ, मुझे तो कोई वकील नहीं नज़र आ रहे। इनको शायद वकला की आवाज़ नहीं समझ आ रही। हर शहर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस पास कर चुके हैं। सदर आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर थे, आपके साथ साबका सदर जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग आवाज़ रखते हैं सिंध में, सलाउद्दीन अहमद मौजूद थे। आपके साथ मैं हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट के वोट लेकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ कुछ सरकारी मरात लेकर, मफाद लेकर जो पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ मेंबरान, मैं कहना नहीं चाहता मगर कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, हमें सब कुछ पता है जो कुछ चल रहा है, जो नज़र आ रहा है। तो ये मरात लेकर पूरी जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ करना ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा। एक आखिरी सवाल कि आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बहरान जन्म ले चुका है, अभी जो नज़र आ रहा है ये बहरान अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो आपको लगता है कि वकला की तहरीक नामी कोई चीज़ निकल सकती है? देखें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का माजरत के साथ कुछ सियासी लीडरान आकर रोज़ चीखें मार के कहते हैं हम ये करके रहेंगे। और भाई साहब, आप सिर्फ वो कर सकते हो जो आइन की किताब के अंदर लिखा हुआ है। आइन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, वो ये वाली पार्लियामेंट नहीं होती। वो आइन बनाने के लिए उस वक्त के लीडरान इकट्ठे होते हैं और वो बनाते हैं। वो हो चुका, वो गुजर गई। ये असेंबली एक वक्त के लिए है, 5 साल के लिए है और वोट लेकर आई हुई है, जो कि ये शायद वोट लेकर भी नहीं आई हुई। फॉर्म 47 की असेंबली है। तो इनको, और इन्होंने जो पहले भी आइनी तरमीम की वो बड़ी वेल थॉट आउट थी। 18वीं तरमीम बहुत वेल थॉट आउट थी। आपके सामने उस पर कितनी नशिस्तें हुई, कितने सारे लोग बैठे। ये कौन सी है जो हॉर्स ट्रेडिंग की रिजल्ट में हो? ये किसी पॉलिटिकल लीडर का जिसको आइन का, ये इंग्लैंड नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये लोग कुछ इंग्लैंड से पढ़ के आ गए हुए हैं और कहते हैं जी यहाँ पे पार्लियामान सुप्रीम है। भाई, इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंग्लैंड बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट की तरह समझते हैं। वो तो अपने अनरिटन रूल नहीं तोड़ते। आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक, आज आपको ये रूल सूट करता है तो ये बना देते हो, वो करता है तो वो बना देते हो। ये ना आईनी तरमीम किसी बार को मंजूर है, ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसी भी बार को मंजूर है, और ना काजी फायज ईसा साहब किसी भी हाल में, चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो या चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट हो या किसी और जगह जाके ये चीफ सेक्रेटरी लग जाएं, ये किसी सूरत में वकला बिरादरी को कबूल नहीं है। और इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए, पता नहीं इनको क्यों नहीं आ रही। और इनके बनाए गए या इनके इंडोर्स शुदा जो फैसले हैं, ये सब वेट कर रहे हैं कि ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप कर रहे हो तो कर लो, मगर जब वक्त आएगा तो आपको भी इंसाफ के कटहरे में उसी तरीके से लेके आया जाएगा जिस तरीके से आपने, शायद उससे बुरे तरीके से आपने अपने फेलो जजेस के साथ किया, वो शायद आपके साथ भी होगा।
बहुत शुक्रिया शहबाज खोसा साहब। एक तो मादरत आपका वो तारुफ पाकिस्तान बार काउंसिल में नहीं करवाया, चलें वो भी बड़ी बॉडी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये आपने सुना कि सलाहुद्दीन अहमद साहब, शहबाज खोसा साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, वकला की तंजीमें क्या सोच रही हैं और बड़ा एक बहरान जन्म ले रहा है। देखें कि ये मामला कहाँ तक पहुँचते हैं। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।